बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैक्ट फिलॉसफी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या ही हो कि एक इंसान का दिमाग चोरी करके उसकी जहानत के पीछे छुपे राज जानने की कोशिश की जाए। नाजरीन, ऐसा ही कुछ 1955 में होता है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो जाती है। 17 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में थे तो वो अपने सीने में तकलीफ महसूस करते हैं। इन्हें प्रिंसटन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अगले ही दिन आइंस्टाइन की मौत हो जाती है। नाजरीन, एक बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन तारीख का सबसे ज़हीन तरीन इंसान माना जाता था। उस अकेले की जहानत हज़ारों साइंसदानों पर भारी थी। उनका दिमाग बाकी दूसरे इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था और इस बात का अंदाज़ा आइंस्टाइन को खुद भी था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर कोई भी रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये हिदायत कर रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया तो उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जहानत रखने वाले इंसान के दिमाग में आखिर क्या था। नाजरीन, आइंस्टाइन का दिमाग चोरी करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था, जिसको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा उस खास दिमाग को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत के बारे में मालूम हुआ तो उसने जॉब से निकाल दिया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से ये मालूमात लेने में कामयाब हो गए। वो इसके बाप के खास दिमाग में छुपे राज फाश करके दुनिया के सामने लाना चाहते थे। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम के बारे में मालूमात रखते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर पाएंगे। आइंस्टाइन का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसे लेकर पेंसिल्वेनिया के सिटी फिलाडेल्फिया में ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की बहुत सारी तस्वीरें लीं और ब्रेन को एक जार में प्रिजर्व कर दिया। डॉक्टर हार्वी का इस ब्रेन को लेकर अपनी बीवी के साथ काफ़ी झगड़ा रहता था, क्योंकि उसकी बीवी कहती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। इसी वजह से डॉक्टर हार्वी और उसकी बीवी के दरमियान अलहदगी हो गई। डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंजिस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो बायोलॉजी की एक लैब में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे। वो अपना तमाम फारग वक्त आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने में गुजार देते थे। उसके बाद वो जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। वहाँ उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस कॉर्पस क्लोजम में पाया गया। कॉर्पस क्लोजम दरअसल ब्रेन का ऐसा फंक्शन होता है जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के दरमियान फास्टली कम्युनिकेट करता है। जब ये न्यूरो फंक्शन बढ़ जाता है तो इंसान गैर मामूली तौर पर जीनियस हो जाता है। आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लोजम आम इंसानों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी इनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कम्युनिकेशन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में बहुत सारी क्रिटिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखते थे। साइंसदानों का ये भी कहना था कि आइंस्टाइन का पैराइटल भी आम इंसानों से काफ़ी डिफरेंट था। इसी वजह से उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा था। यूं ही वजह थी कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो बगैर किसी कैलकुलेटर, पिन या पेपर को इस्तेमाल किए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। साइंसदानों का ये भी कहना था कि आम इंसानों के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है, जबकि आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम पाया गया। इसी वजह से उनके दिमाग की लाइंस बहुत पतली थी और न्यूरॉन्स का फ्लो ज़्यादा था। नाजरीन, एक रिसर्च के मुताबिक ये भी मालूम होता है
कि आइंस्टाइन पैदा होने के 5 साल तक बोल नहीं पाते थे और जब बोलना शुरू किया तो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे और हमेशा अपने दिमाग से चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे। वो चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज भी नहीं कर पाते थे, यहाँ तक कि मैथ के सिंपल टेबल भी मुश्किल से याद कर पाते थे। वो मैथ को हमेशा लॉजिकल तरीके से सॉल्व करते थे। स्कूल में आइंस्टाइन सब सब्जेक्ट में फेल होते थे। सिर्फ साइंस और मैथ में आइंस्टाइन के नंबर बहुत ज़्यादा आते थे। आइंस्टाइन जब 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी मैथ की बुक उनके पास भूल गए थे। आइंस्टाइन ने एक ही दिन में वो पूरी बुक पढ़कर अपने मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। मैथ और साइंस में आइंस्टाइन की इतनी स्ट्रॉन्ग गिरफ्त थी, जब वो क्लासरूम में टीचर से कोई सवाल पूछने लगते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यूं ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इसी वजह से उनको PhD की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उन रिसर्च के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना। इसकी बड़ी वजह ये थी, जब आइंस्टाइन को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते थे तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से तलाश कर लिया करते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने से आइंस्टाइन का ब्रेन डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़या दी मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।